कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। 13 जिलों में आज पोलिंग पार्टियां होंगी रवाना। 7वें चरण में 13 सीटों पर होगा मतदान। यूपी में 49 दिनों तक चले प्रचार में सीएम योगी रहे नंबर 1। सीएम योगी ने की सबसे ज्यादा रैली। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस की प्रियंका गांधी। नतीजों से पहले सियासी दलों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। 4 जून के आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। सभी की नजरें नतीजों पर टिकी। राजधानी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले धरे गए बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। कानपुर के गुजैनी में मामूली विवाद के बाद पथराव फायरिंग। बर्रा 8 में खुलेआम फायरिंग पथराव का वीडियो सीसीटीवी में कैद। 3 गिरफ्तार। हत्या के प्रयास। SC/ST का केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार। गर्मी की चपेट में आने से गाजीपुर में 7 लोगों की मौत। सुल्तानपुर और लखनऊ में भी हीट स्ट्रोक से गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से, जहां पर यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। आज 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कल यूपी में अंतिम चरण में होगा मतदान। 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर होगा मतदान। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। आज 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। यूपी में कल 7वें चरण के लिए होगा मतदान। आज 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। तो यूपी में कल 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण में मतदान होगा। यूपी की बची हुई 13 सीटों पर कल मतदान किया जाएगा, जिन पर आज शाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। कल यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा। उससे पहले तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। तो यूपी में कल 7वें चरण के लिए होना है मतदान। आज 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। तो अहम जानकारी, जहां पर यूपी में कल 7वें चरण के लिए किया जाना है मतदान। 13 जिलों में रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल यूपी की 13 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। तो यूपी में कल 7वें चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम को पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान किया जाएगा। 13 सीटों पर मतदान होना है। और आपको बता दें कि बीते दिन यानी कि 30 तारीख को चुनाव प्रचार भी थम गया था। इसके बाद कल यानी कि 1 जून को मतदान होना है। 7वें चरण यानी अंतिम चरण में मतदान किया जाना है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जाएगा और उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो वही लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने मारी बाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी का नंबर। राहुल, अखिलेश, मायावती और आकाश आनंद काफी पीछे। सीएम योगी ने देश भर में की कुल 204 चुनावी कार्यक्रम। राहुल, अखिलेश, मायावती और आकाश आनंद काफी पीछे। सीएम योगी ने देश भर में कुल 204 चुनावी कार्यक्रम किए। 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध सम्मेलन किए। प्रियंका गांधी ने देश में 108 जनसभाओं में लिया हिस्सा। अखिलेश ने बीते 49 दिनों के दौरान 81 जनसभाएं की। सीएम योगी ने 65 दिनों में से 61 दिन चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने मारी बाजी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद प्रियंका गांधी का नंबर।
तो बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में चुनाव के ऐलान के बाद करीब 49 दिनों तक चले जबरदस्त चुनावी अभियान के बाद अब रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन अगर नेताओं के चुनाव प्रचार पर नजर डालें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे ज्यादा रैली की है। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नंबर आता है। हालांकि इन दोनों नेताओं की तुलना में अन्य सभी नेता काफी पीछे हैं। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में एनडीए के लिए कुल 204 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उन्होंने 169 जनसभाएं, 13 रोड शो, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। हालांकि सीएम योगी के बाद प्रियंका गांधी का नंबर है और उन्होंने 108 जनसभाओं के साथ ही कई जगहों पर रोड शो किया है। इन दोनों नेताओं के अलावा अन्य नेता काफी पीछे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते 49 दिनों के दौरान 81 जनसभाएं की और मैनपुरी, कन्नौज और लखनऊ में रोड शो भी किया। अगर सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत 27 मार्च से की थी और बीते कुल 65 दिनों में से 61 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने यूपी के बाहर 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रचार किया है। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत 12 अप्रैल से की थी। इसके बाद उन्होंने कुल 81 जनसभाएं की। तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती इन दोनों ही नेताओं के मुकाबले काफी पीछे हैं। मायावती ने 11 अप्रैल को महाराष्ट्र से चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी। उन्होंने कुल 35 जनसभाएं की। बीएसपी चीफ ने अकेले यूपी में कुल 28 जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरी ओर उनके भतीजे आकाश आनंद ने कुल 18 जनसभाओं को संबोधित किया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कुल 150 जनसभाओं और चुनावी चौपाल में हिस्सा लिया है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। राजेश नाम का बदमाश पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस ने बदमाश को पकड़ा, पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को पकड़ा, पैर में लगी गोली। अभी हाल ही में जेल से छूट कर आया था बदमाश। बदमाश के 2 साथी सागर और रंजीत हुए फरार। चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड पर पुलिस से हुई मुठभेड़। तो खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। डकैती की योजना को अंजाम देने से पहले पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें राजेश नाम का बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस ने बदमाश को पकड़ा और उसके बाद उसके पैर में लगी गोली का इलाज कराने के लिए भी गए। इस दौरान जानकारी सामने आ रही है कि आरोपी के 2 और अन्य साथी जो हैं वो फरार चल रहे हैं। अभी हाल ही में जेल से छूट कर बाहर आया था बदमाश। बदमाश के 2 साथी सागर और रंजीत हुए फरार। चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड पर पुलिस से हुई मुठभेड़। आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा, आज 31/5 को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी। अफरोन चौकी क्षेत्र में एक स्थान पर कुछ बदमाश बैठ करके लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर चिन्हट और क्राइम टीम के द्वारा बदमाशों की तलाश में मौके पर जाकर के तलाश की गई, तो बदमाश वहाँ से भाग निकले। इस चीज़ में बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई और राष्ट्रीय कॉलेज मटियारी में आकर के इसके फील्ड में पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और बाकी दूसरे बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर के भाग निकले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो एक ये सफल कामयाबी मानी जा रही है, जहां पर डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसके 2 साथी जो है वो फरार हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सफलता कह सकते हैं लखनऊ की चिन्हट पुलिस को मिली है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है रात को करीब 3 बजे के आसपास कि कुछ लोग हैं एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। उसी को देखते हुए चिन्हट पुलिस और क्राइम टीम ने पूरे एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक जो बदमाश है राजेश, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस गिरफ्तार करने से पहले मुठभेड़ हुई थी, फायरिंग हुई थी और जिसके बाद राजेश के पैर में गोली लगी। फिलहाल उनके 2 जो साथी थे जो राजेश के, वो भागने में सफल हुए हैं। जब अब पुलिस उनकी इंफॉर्मेशन जांच कर रही है
कि वो कहाँ रहते थे, पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने में जुटी हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ा जो इनपुट निकला है वो ये है, जो राजेश है उसके ऊपर करीबन 10 लूट के मुकदमे दर्ज है और वो अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट के आया था और एक चिन्हट के एक क्षेत्र में डकैती की योजना वो बना रहा था। और ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि डकैती की योजना में वो डकैती कर पाता तो एक मर्डर जैसी घटना को भी अंजाम दे सकता था। फिलहाल एक बड़ी कामयाबी है जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है राजेश को और इसके इनपुट्स निकालने में जो है वो अब पुलिस जुट गई है कि ये किसके घर जा रहा था डकैती की योजना बनाने के लिए और कौन कौन पूरे गिरोह में शामिल था। जो 2 अन्य साथी हैं वो भागने में सफल हो गए जिसका नाम सागर और रंजीत बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और ये मुठभेड़ डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटकर बाहर आया था। हालांकि उस आरोपी के 2 अन्य जो साथी हैं वो मौका पाकर फरार हो गए हैं। पुलिस उन्हें भी पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां पर नौबस्ता इलाके में मिला बुजुर्ग का शव। स्थानीय लोगों ने जताई हत्या की आशंका। संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है पूरा मामला। रात में ही अंतिम संस्कार करने का बनाया जा रहा था दबाव। परिवारजनों ने चौकी में दी लिखित शिकायत। स्थानीय लोगों ने जताई हत्या की आशंका। संपत्ति से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। रात में ही अंतिम संस्कार करने का बनाया गया दबाव। रात में ही अंतिम संस्कार करने का बनाया गया दबाव। परिजनों ने चौकी में दी लिखित शिकायत। पोस्टमार्टम कराने की कर रहे मांग। मड़ियाव थाना क्षेत्र के रामलीला चौकी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता दें नौबस्ता इलाके से, जहां नौबस्ता इलाके में मिला बुजुर्ग का शव। स्थानीय लोगों ने जताई हत्या की आशंका। स्थानीय लोगों के अनुसार संपत्ति से जुड़ा हो सकता है मामला। रात में ही अंतिम संस्कार करने का बनाया गया दबाव। रात में ही अंतिम संस्कार करने का परिवारजनों ने दबाव भी बनाया है। चौकी में लिखित शिकायत भी दी है। परिवारजनों ने चौकी में लिखित शिकायत दी है। पोस्टमार्टम कराने की भी मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग की जो है मौत की बात सामने आ रही है, जहां एक और पड़ोसियों का कहना है कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के हत्या हो सकती है। क्या कुछ है पूरा मामला? क्या अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई जांच पड़ताल की है? देखिए, बिल्कुल पुलिस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है और ये 70 वर्षीय रामचंद्र थे जो बड़ियाव में रहते थे और अकेले ही घर में रहते थे। जैसे ही इनके परिजनों को, जिनके घर वालों को जानकारी हुई कि इनके पिताजी का, दादा का स्वर्गवास हो गया इनके घर में, तो तमाम जो लोग रिश्तेदार इनके घर पहुंचे और 112 को सूचना दी। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन इनका जो परिजनों का कहना है कि इनकी हत्या की गई है। संपत्ति का जो बातें हैं, संपत्ति विवाद को लेकर वो सामने आ रही है। अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है कि संपत्ति का विवाद किससे चल रहा था, कौन था इसमें जो संपत्ति को लेकर इनसे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, उनकी हत्या तक को अंजाम दे सकता है। फिलहाल जो परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की है और पोस्टमार्टम करने की मांग कर रहे थे देर रात तक। फिलहाल पुलिस, ये भी परिजनों का कहना है, जो पड़ोसियों का कहना है कि जबरदस्ती ये दबाव बनाया जा रहा था कि इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन जो परिजन है वो माने नहीं। वो प्रॉपर पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस से कह रहे थे और अब तो देखना ये होगा कि आज पुलिस क्या कार्रवाई करती, क्योंकि कल देर रात तक ना ही पोस्टमार्टम हुआ था, ना ही किसी प्रकार की कार्रवाई हुई थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि परिजनों के द्वारा एक तहरीर जरूर दे दी गई थी थाने पर, जिसमें पुलिस प्रशासन ने ये जरूर आश्वासन दिया है कि सुबह इस मामले पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने फिलहाल सुबह तक का समय मांगा है, जहां पर पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस अंतिम संस्कार की अनुमति दे देती है। अगर कुछ भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संदिग्ध चीज सामने नहीं आएगी तो पुलिस उन्हें अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे देगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको चंदौली से बताते हैं, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही। चुनाव में लगे चालक की लापरवाही से मौत। चुनाव में लगे चालक की लापरवाही से मौत। पानी के अभाव में तड़प कर बस चालक की हुई मौत। अन्य वाहन चालकों ने हाईवे को किया जाम।
अधिकारी आरटीओ पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। वाहन चालकों ने चुनाव का बहिष्कार की दी चेतावनी। वाहन चालकों को मनाने में जुटा जिला प्रशासन। डीएम ने 15 लाख मुआवजा देने की घोषणा। मृतक के परिजन को मुआवजा देने की घोषणा की। ठंडे पानी के लिए वाहन चालक हो रहे परेशान। जिलाधिकारी ने गर्मी के कारण परेशानी की कही बात। मामला जिला मुख्यालय के मंडी समिति का बताया जा रहा है। खबर चंदौली से, जहां पर जिला प्रशासन की लापरवाही आई सामने। चुनाव में लगे चालक की लापरवाही से हुई मौत। पानी के अभाव में तड़पकर बस चालक की हुई मौत। अन्य वाहन चालकों ने हाईवे को किया जाम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अश्विनी मिश्रा जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या कुछ है पूरा मामला? जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि पानी के अभाव के कारण वाहन चालक की मौत हो गई है, क्या पानी जो है वो उपलब्ध नहीं था चालक को? ये बताना चाहेंगे कि चंदौली संसदीय क्षेत्र का चुनाव 1 जून को अंतिम चरण में होना है, जिसके लिए वाहनों को अधिकृत कर दिया गया था। 28 तारीख से ही मंडी समिति में वाहनों को बुला लिया गया था। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईओ सैयद राजा को पानी की जिम्मेदारी दी गई थी। टैंकर में पानी भरा है, लेकिन बेहद 47 से 48 डिग्री का तापमान होने के बाद सिपाही में वो पानी खौल रहा है, गर्म हो रहा है, जिससे कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। और लगातार वाहन चालक जो है वो जिला प्रशासन से ठंडे पानी की मांग करते रहे, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं था, जिससे इस भीषण गर्मी में बिलबिला करके वाहन चालक इधर उधर भाग रहे थे और पानी के लिए परेशान थे। उसी दौरान राजन बस सर्विस के ड्राइवर पत्तू राम की तबीयत बिगड़ गई, जिस पर तुरंत वाहन चालकों, सहयोगी वाहन चालकों ने उनको जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां से वाराणसी रेफर कर दिया गया और बीच में ही मौत हो गई। बिल्कुल। और वही अश्विनी, देखा जाए तो जो बाकी के अन्य वाहन चालक है वो भी साथ ही कहीं ना कहीं आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो इसको लेकर के डीएम ने भी मुआवजे की घोषणा की है। क्या उसके बाद जो अन्य वाहन चालक है वो शांत हो पाए हैं? जी, देर रात तक हंगामा चलता रहा, रोड जाम रहा। उसके बाद एडिशनल एसपी, अपर जिलाधिकारी सहित सभी लोग मौके पर पहुंचे, उनको मनाने की कोशिश की गई और निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 15 लाख रुपए मृतक के परिवार को देने की घोषणा की गई। तब जाकर के वाहन चालक माने और डीएम ने यह भी घोषणा की कि किसी भी तरह की अब लापरवाही नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पानी था, लेकिन गर्मी के कारण पानी खौल रहा था और गर्म पानी होने के कारण लोग नहीं पी रहे थे, परेशान थे। तो इनकी इन सुविधाओं का ध्यान दिया जाएगा और इससे अब आने वाली कोई समस्या चुनाव के दौरान नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर प्रशासन की लापरवाही भी एक और दर्ज रही है। चुनाव में लगे ड्यूटी पर वाहन चालक था, जिसको लेकर के पानी का अभाव हुआ और उस दौरान उसकी मौत हो गई। और इस पर अन्य वाहन चालकों ने हंगामा करने की बात भी कही, हंगामा करने की चेतावनी दी, जिसके बाद डीएम ने करीब 15 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो देने की बात कही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो अन्य चालक है वो शांत हो सके हैं। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे हमीरपुर की, जहां पर बेतवा नदी में नहाने गए किशोर की हुई मौत। अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था किशोर। नहाते समय गहराई में जाने के कारण डूबा किशोर। कई घंटे के रेस्क्यू मिशन के बाद नदी से मिला शव। कई घंटे के रेस्क्यू मिशन के बाद नदी से मिला शव। किशोर के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। किशोर की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी का बताया जा रहा है पूरा मामला। तो खबर हमीरपुर से, जहां पर बेतवा नदी में नहाने गए किशोर की हुई मौत। अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था किशोर। नहाते समय गहराई में जाने के कारण डूबा किशोर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे कि जानकारी सामने आ रही है कि बेतवा नदी में किशोर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जहां पर गहराई में जाने से उसकी जो है मौत हो गई है। उसके अन्य जो साथी हैं, क्या उन्होंने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया?
बेतवा नदी में नवनिर्मित एक पुल है सिटी पैलेस के आगे, वहाँ का है, जहाँ ये किशोर अपने दोस्तों के साथ में नदी में नहाने के लिए जाता है। यहाँ दोस्तों को ये नदी की गहराई का कोई अंदाजा नहीं होता है, जिसके चलते किशोर ज्यादा गहराई में चलने से जले आने से उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही दोस्तों को पता चलता है, चीख पुकार मच जाती है, घर परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजनों को सूचना मिलते ही पुलिस को सूचना पहुंचती है। सूचना पाते ही पुलिस गोताखोरों के साथ मौजूदा स्थान पर पहुंचती है, जहां एक कड़ी मशक्कत चलती है। रेस्क्यू मिशन चलाया जाता है। रेस्क्यू मिशन के दौरान रेस्क्यू मिशन के बाद उसके शव को जो नदी से निकाल लिया जाता है। जी बिल्कुल। और वही देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि गहराई में चला गया था किशोर, क्या नदी पर किसी प्रकार की चेतावनी का बोर्ड नहीं लगा था कि आगे गहराई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि वहाँ जो नवनिर्मित पुल के आसपास जितना भी क्षेत्र है, वहाँ किसी तरह का अभी कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, ना ही सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से किसी तरह के कोई नेट लगाए गए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि नवनिर्मित पुल के पास किसी भी प्रकार का बोर्ड नहीं लगाया गया है नदी में कि आगे गहराई है, या फिर किसी भी प्रकार की सेफ्टी नेट नहीं लगाई गई है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है, जहां पर गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका और किशोर नदी में नहाते नहाते आगे पहुंच गया। जानकारी के अनुसार वो अपने दोस्तों के साथ बेतवा नदी में नहाने गया था। गहराई का अंदाजा न होने के कारण वो नदी में आगे चला गया और डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी बीच गाजीपुर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको गाजीपुर से बता देते हैं, जहां हीट वेव से 5 से 7 मरीजों की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल में मची अफरा तफरी। हीट वेव से 5 से 7 लोगों की हुई मौत। बड़ी संख्या में बुखार, उल्टी, दस्त के आ रहे हैं मरीज। बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द के मरीजों की बड़ी संख्या। प्रिंसिपल के अनुसार 5 से 7 मरीजों की हीट वेव के चलते हो चुकी है मौत। इलाज के दौरान नहीं हुई किसी मरीज की मौत। डॉक्टर का कहना है इलाज के दौरान किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। इमरजेंसी में खुद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कर रहे इलाज। इलाज के दौरान नहीं हुई किसी मरीज की मौत। इमरजेंसी में खुद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल कर रहे इलाज। 6 से 7 डॉक्टरों की टीम मरीजों के इलाज में लगाई गई। बड़ी संख्या में आ रहे मरीजों के चलते बेड बढ़ाए गए। खबर गाजीपुर से, जहां पर हीट वेव से 5 से 7 मरीजों की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मची अफरा तफरी। हीट वेव से 5 से 7 लोगों की हुई मौत। कुछ इस प्रकार से प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद ने यह जानकारी दी है। बड़ी संख्या में बुखार, उल्टी, दस्त के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द के मरीजों की जो अस्पतालों में संख्या है वो बढ़ गई है। प्रिंसिपल के अनुसार 5 से 7 मरीज हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कोई भी मरीज इलाज के दौरान दम नहीं तोड़ रहा है। भर्ती होने के बाद तो नहीं हुई है, और ये मरीज कुछ खांसी के आ रहे हैं, कुछ जुकाम के आ रहे हैं, कुछ बुखार के आ रहे हैं, कुछ पेट खराब के आ रहे हैं, हर तरह के मरीज आ रहे हैं और सब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हम तुरंत ही आधे घंटे के अंदर एक 10 बेड और एक्स्ट्रा बढ़ाने जा रहे हैं। अपनी तैयारी पूरी है। बाकी गर्मी बहुत तेज है, उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि किसी मरीज को नुकसान न पहुंचे और हम मरीज को बिल्कुल ठीक करके यहाँ से भेजें। जा रहा है उसको हम आते ही तुरंत पहले तो हम ड्रिप लगा दे रहे हैं। अगर कोई हाई ग्रेड फीवर के साथ आया है तो तुरंत उसका फीवर उतारने के लिए उसको पानी की पट्टी, बर्फ के पूरा हमने आइस पैक रखे हुए हैं जिससे उसको पूरा रगड़ा जा रहा है और ड्रिप पूरा दिया जा रहा है। और अगर कोई मरीज ऐसी हालत में आ रहा है कि इसके बगैर ठीक हो सकता है तो उसको तुरंत ORS का घोल पिला के एक ड्रिप लगा के ठीक करके हम लोग 2-3 घंटे में भेज भी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।